तो यही है हकीकत, आवाज़ ही रहेगी और सिंगर ही रहेगा। उन हीरो को जिंदा रखने के लिए गाना रहेगा उनका। कोई तुम थोड़ी डायलॉग लगाओगे, चलो इसका एक डायलॉग लगाओ, उसका एक डायलॉग लगाओ, कोई डायलॉग नहीं सुनता, गाना सुनता है। वो लड़की जो सबसे अलग है, बट इट वॉज नॉट सो मैसिव जैसे बाजीगर था या कुछ था, उतना मैसिव नहीं था। लेकिन अब देखो वो गाना कहाँ जाएगा। आफ्टर ऑल म्यूजिक सुनने वाले तो हैं। पता नहीं क्या हुआ, तो वो गिल्ट उनमें था कि अभिजीत तुम जो डिजर्व करते थे ना, मुझे करने नहीं दिया गया। दैट वाज क्लियर उनका, कि मैं इतना खुश हूँ कि जो तुम डिजर्व करते हो तुम्हें मिला। मैंने बात से ये क्यों बोल रहा है ऐसा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी जो गा रहे हो, मैं सुनता हूँ कि तुम जो डिजर्व करते हो तुमको मिला, लेकिन वो नहीं दे पाए मुझे। मैंने उदित को बोला कि तू लिख, यस मैंने पप्पी लिया, क्योंकि किसी ने मेरी पप्पी ली, तो तू बोलना हाँ मैं करता हूँ, मैं पप्पी लूँगा, हमारे फैंस लोग आएंगे मुझे हक कर देंगे तो मैं करता हूँ। तो ज़्यादा हो जाता था ना, तो उसके बिहाफ में मैंने लिखा अरे ये यार तू उदित है, तेरे को नहीं पप्पी लेंगे तो लोग किसके लेंगे? वो 50 लोग पप्पी ले रहे तेरी, तो तूने एक पप्पी दिया तो इतना वो हो गया, हट बोल मैंने दिया। मैं शानू उदित की वजह से नए म्यूजिक डायरेक्टर्स आए, उनको जो वॉइस जो सिंगिंग का सपोर्ट मिला ना, और किशोरदा रफ़ी साहब के जाने के बाद जितने म्यूजिक डायरेक्टर थे जो नए लोगों को और से गले, साहब म्यूजिक डायरेक्टर्स आउट हो गए, नाम ले लो। क्या आपको लगता है कि आप जितना शायद रिस्पेक्ट तो है आपके काम के लिए, बट आप बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी हो, बिकॉज आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो? होने दो, दैट्स मिस वो अगर आप ऐसा प्रिटेंड करोगे, नहीं दे नो व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं। कमज़ोर लोग हैं जो ना मुझे सुन सकते हैं ना मेरा साथ दे सकते। हाय मैं हूँ, मैं हूँ ना, हाँ अभिजीत भट्टाचार्य। आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत अभिजीत दोनों को शुभजीत के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। करेक्ट। और इस सबसे बड़ी बात यह है मेरे इंटरव्यू की कि मैं अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ एक्चुअली। फिर भी गड़बड़ हुआ, मैं अपनी तारीफ बहुत लिमिटेड कर रहा हूँ जबकि ज्यादा होना चाहिए। हाँ, वो तो बाकी तारीफ वो करेगा, बाकी मैं करूंगा और जो बच जाएगा वो ऑडियंस कमेंट सेक्शन में आके करेंगे। हाँ कर देना कमेंट्स, नहीं कमेंट सेक्शन ऑफ रखना। हाँ वो बेचारे, मैं तो पढ़ूंगा नहीं, वो अच्छा ही लिखेंगे सर, मुझे तो यकीन है अच्छा ही लिखेंगे। कॉन्वर्सेशन भी ऐसा ही हो, अच्छा ही लिखेंगे, मेरा भरोसा है पूरा सर, मेरे जनता पे मुझे भरोसा है, अच्छा ही होगा। अच्छा जो गलत सलत बोलेंगे उनका एड्रेस साथ में वो मैं नोट करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे साथ आज जो यहाँ पे मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन मैं कहाँ से चालू करूँ, कैसे बोलूँ, क्या क्या नहीं बोलूँ, क्या क्या बोलूँ। आई थिंक एवरीथिंग इज गोना बी एन अंडरस्टेटमेंट। आई थिंक ये सबको कंपाइल करके एक बॉक्स के अंदर मैं इसको डाल देना चाहूँगा। वो बॉक्स को मैं बुलाने के लिए चीख के कहना चाहूँगा लेजेंड, LEGEND, दैट्स व्हाट इट इज। अभिजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई लव योर स्माइल। आई थिंक जब से 95 में मैं पैदा हूँ, जब से आई बीन लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स एंड सिंगिंग, हियरिंग यू सिंग, सीइंग यू सिंग, द स्माइल का जो चार्म तब था अभी भी वही है। अब दिन ब दिन अब यंगर होते जा रहे हो कि क्या चल रहा है? आपने मुझे यस बॉक्स कर दिया,
यस बॉस की जगह। हाँ, दिन प्रतिदिन मैं पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ता। पहले मैं अभी से 1 साल पहले आई वॉज 30+। यस, अब इस साल मैं 40+ हो गया हूँ। मुझे लगा आप बोलोगे 25। नहीं नहीं, ये देखो, ये वाला बहुत प्रेडिक्टेबल है जो तुम बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। मेरा वाला जो है 40+। अब 40+ में ऑप्शन देता हूँ, वो आपके ऊपर है कितना चाहिए आपको 40 पे। उसके बाद डिस्काउंट दूं या ना दूं। आप 40 पे 20 लगा दो, 25 लगा दो, 40 पे 40 लगा दो, सब मुझे सूट करेगा, लेकिन मैं तो वही रहूंगा। बट सर, ये मैंने सुना है कि आपको कभी कभी जब अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग आके मिलते हैं, इवन पीपल हु आर अबव 50s and 60s, आपको मन ही मन में लगता है अरे ये तो मेरे से सीनियर में हो सकता है वो। हाँ, जैसे अभी थोड़ी देर बाद तुम भी लगोगे। यू आर 95 born। आई एम 95 born, yes। हाँ, तो मेरा उल्टा कर दो। 59, माय गुडनेस। सो इसमें भी डिस्काउंट वगैरह दूंगा। तो हाँ, लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर हम आपका गाना सुन सुन के बड़े हुए। हाँ, अब देख रहा हूँ कितना बड़ा हुआ। उसके बाद एक बुढ़ा भी आता है, आपका गाना सुन सुन के। मैंने कहा आप इससे बड़े नहीं हो सकते, एक्सपायरी के करीब चल रहे हैं आप। सबसे खराब तो वो होता है कि 2 लोग आते हैं, हंसते मिलते कपल आते हैं, सर आपका गाना गा के तो मैंने इसको, मेरा प्रेम हुआ था और आपके गाने की वजह से मेरी शादी हुई। मेरे को किसने कहा था? सर तू मेरे को ब्लेम दे रहा है, मेरे गाने की वजह से तेरी शादी हुई तो तू कंप्लेन कर रहा है या ब्लेम दे रहा है? दैट इज योर प्रॉब्लम। मैंने तो कहा था जब भी कोई लड़की देखूं दीवाना दिल बोले ओले, जो भी ये बोला था, या टन टना चलती है क्या 9 से 12, ये सब करो तुम मेरे गाने से। ये सब क्या कर रहे लड़की, ये सब है ना मेरा, पटाओ, और तूने शादी कर ली, दैट्स योर प्रॉब्लम। आप मुझे ब्लेम नहीं दे सकते। करेक्ट। बट सर, ये हंसी मिजाज वाला जो पर्सनालिटी आपका है सर, उसके पीछे एक बहुत ही डीपली स्पिरिचुअल साइड भी है, विच अ लॉट ऑफ पीपल परहैप्स डोंट नो। अभी बहुत डीप हो गया हूं मैं, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, परहैप्स क्या बताया आपने कि बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी आप हाँ, हमेशा अब से रहे ज़्यादा हो। कर रहा हूँ, ज़्यादा ही हो पा रहा हूँ और फैला भी रहा हूँ, कस के फैला रहा हूँ। अभी इसके पहले हमको 20 साल के पहले मुझे शायद मालूम नहीं था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब तो ठोक के कहो हम हिंदू हैं वाला मेरा ये है, वो सब नहीं है। तो वो तब से सुनना शुरू किया 20 साल पहले शायद। गर्व, हाँ ये तब मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि मैं हिंदू हूँ, कौन हूँ, क्या है। अब तो मैं ठोक के कहता हूँ कि हिंदू हूँ। तो उसमें स्पिरिचुअल ले आइए या रिलीजियस ले आइए या कुछ भी ले आइए, वो मज़ा आता है। सर, आप इतने अलग लेवल के दिग्गज पर्सनालिटी हो सर, सिंगर हो, कभी कभी आपके लिए थोड़ा सा मे बी बोरिंग हो जाता है कि हर दिन मुझे ये सुनने को मिलता है कि मैं लेजेंड हूँ, ये हूँ, एट योर लेवल, बिकॉज इतने साल हो गए, यू हैव बीन रूलिंग हार्ट्स। एक्चुअली बहुत जल्दी हो गया हूँ लेजेंड। एक्चुअली आदमी जब बहुत सीनियर हो जाते हैं ना, रिटायर हो गया, तो फिर लोग बोलते हैं कि लेजेंड थे। हमारे टाइम में तो ऐसे ही होता था कि हमने कभी भी लेजेंड नाम बहुत कम सुना था, कि जो जिंदा है उसके लिए, मतलब नहीं, जिनको वो सब मिल जाता ना, क्या बोलते के फाल्के अवार्ड वगैरह, तब जाके हम समझते कि ये लेजेंड थे। करेक्ट। लेकिन हमको लेजेंड बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे लेजेंड बनाने में कम से कम 5 लाख सिंगर्स वो लोग हैं जो लोग रोज आते हैं। पहले सिर्फ हम आते थे सिंगर्स, पता गिने चुने। एक एरा गया, दूसरा एरा आया, हर एरा में 1990 से लेके 2026 देख लो आप, 36 ईयर्स से मैं हर दिन, हर शाम, हर साल कुछ लाख सिंगर्स होते हैं, फिर दूसरे साल दूसरे लाख आ जाते हैं। तो उन लाखों सिंगर्स की वजह से लोगों ने हम जैसे सिंगर्स के वो जो बैच है, उसमें हमको लेजेंड बहुत जल्दी बना दिया उन्होंने। आज से 20 साल पहले बना दिया, जबकि मैं 10 साल पहले भी मैं न्यू कमर था। 20 साल पहले भी अपने न्यू कमर ही सोचता था। सो बन गया, हमने कुछ नहीं किया, बना दिया।
बट ये जो लव एंड रिस्पेक्ट है जो लोगों का अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, आप मेरे एज ग्रुप के लोगों को देख लो सर, जो शायद अभी आज 30 साल का है, जो 40 साल का है, 50 साल का है, यू हैव केटर्ड टू लिटरली ऑल एज ग्रुप्स, राइट? जी। मैं जब पैदा हुआ सर, उसके पहले पहले अगर मैं कुछ गिने चुने सिंगर्स के गाने सुने, आप थे, कुमार सानू जी थे, एंड इवन पीपल बिफोर मी, राइट? सो व्हेन यू आर एन इंडिविजुअल जो इतने डिफरेंट एज ग्रुप्स को केटर करता है, अंदर ही अंदर बहुत सेटिस्फाइड फीलिंग होता है कि यार इस जीवन में आया हूँ, दुनिया में आया हूँ, कुछ तो डेफिनेटली हासिल किया है, वो फीलिंग होता है सर अंदर से? हाँ, एक डिफरेंट फीलिंग होता है कि एनफ नाउ, ये फील होता है मुझे। ये फील हर एक को नहीं होता। अरे यार एनफ नाउ, दैट मीन्स टू सेटिस्फाई। सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं। एक बूढ़े से बूढ़ा महानायक को ले लो तो वो उसके इंटरव्यू में लगता है मैं तो अभी सीख रहा हूँ। कि यार स्टुपिडिटी की बात करते हो, सीख रहा हूँ, पूरा दुनिया तुमसे सीख रहा है। और तुम, मैं बहुत बड़े बड़े सीनियर की बात करता हूँ, मुझे तो अभी भी बहुत कुछ करना है। क्यों करना है भाई? भगवान ने तुम्हें इतना दिया, उसको एंजॉय करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब जो मैं शोज़ करता हूँ, कॉन्सर्ट्स करता हूँ, तो आई एंजॉय। पहले मैं पैसा कमाता था, अभी मैंने प्राइस शायद 10 गुना बढ़ा दिया। तो दैट इज द वे आई एम एंजॉइंग। मतलब करना है इसलिए नहीं, आई वॉन्ट टू एंजॉय। तो जो लेजेंडरी, बिल्कुल हाई फाई लेजेंडरी पे मुझे पहुंचा, मैं अपनी तारीफ करता हूँ आजकल। सर यू डिजर्व टू, यू शुड। मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। तो बना दिया इतना कि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो लोग यस कर देते हैं। यस, वो हकीकत है। हाँ, दादा एक हाँ बोल करता हूँ। तो मैं बहुत जल्दी हाँ कहने वाला आदमी हूँ, बहुत जल्दी हाँ कह देता हूँ, लेकिन सामने वाले को मालूम है ये हाँ कहाँ करते हैं। सो वो है कि आई एम इन द पोजिशन कि बोलता हूँ कि यार एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, इट्स एनफ। तो दैट इज, वो शायद किसी में नहीं होता। इट्स एनफ, सब कुछ है, सब कुछ मैं इतने इसको एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ कि यस, हैप्पीनेस मतलब अनलिमिटेड, क्या चाहिए सब कुछ है मेरे पास। हाँ, जो नहीं चाहिए वो नहीं है, हमको नहीं चाहिए। जो नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। जो मेरे पास है उसको ठीक से मैं एंजॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको एंजॉय करने दो मुझे। इनफैक्ट सर, आई मस्ट हाईलाइट दिस पॉइंट कि आज के ज़माने में जब आई थिंक a lot of people struggle to even relate with the voice कि कौन सिंगर है। सर के शोज दुनिया भर चलते हैं। मुंबई में कुछ दिन पहले उनका एक बहुत ही धमाकेदार सोल्ड आउट शो था। यू टॉक अबाउट दुबई, यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, यू टॉक अबाउट अमेरिका, दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है। ईरान, दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं। जंग खत्म हो जाएगा सर के गाने अगर चलेंगे तो। बट लेवल ऑफ सिंसियरिटी जो है लोगों का, कि बड़े से बड़े टिकट खरीद के लोग जाते हैं बिकॉज दे जस्ट वांट टू लिसन लाइव टू दिस वन मैन। ये एक अलग लेवल का कमाई है सर। ये कोई भी पैसों से या कोई भी चीज से, यू कैन नॉट एवर इक्वेट दिस, राइट? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस थिंग कि इवन टुडे अगर कोई बोलेगा कि यार अभिजीत सर का शो है, 3,000 रुपए का टिकट है, वो शायद अपने ऊपर 3,000 खर्चा करने में सोचेगा, लेकिन सर का टिकट, हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अलग अलग लेवल के टिकट्स होते हैं। 3,000 का जो होगा रेगुलर, हाँ, उसमें होगा। बट पीपल समटाइम्स आर नॉट विलिंग टू स्पेंड ऑन देमसेल्व्स, बट दे वांट टू स्पेंड ऑन यू बिकॉज़ दे वांट टू लिसन टू यू। जो सबसे कॉस्टली टिकट होता है ना फ्रंट, वो रोक के रखते हैं, ऑर्गेनाइजर रोक के रखता है। हाँ। लास्ट मिनट पे बेचेंगे प्राइस, तो 50,000 तक जाता है आराम से। जहाँ पे फ्रंट रो 1,000 भी नहीं शायद जरूरी नहीं ले, तो वहाँ पे ऐसे हैं लोग जो क्या होता है, वो शादी में बहुत खर्चा करते हैं। इस सिंगर को बुला लो, इस सिंगर को बुला लो, अरे इसको बुला लो। कितना पैसा लेता है, जो जितना ज़्यादा पैसा लेगा वो आदमी उन्हीं को बुलाता है, जिससे सबको मालूम पड़ा ये जो गा रहा है ना, ऐसे नहीं कि ये जो गा रहे हैं, ये जो गा रहा है ना पैसे देख। मेरा वो लोग मुझे नहीं बुला सकते, मुझे नहीं देख सकते शादी ब्याह में गाते हुए। एवरी सेकेंड वेडिंग सब बड़े नामी लोग गा रहे हैं, कोई भी बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बना के। तो मुझे सुनने के लिए उनको कॉन्सर्ट में आना पड़ेगा। तो उस टाइम वो लोग बल्क में लेते हैं,
जो लोग 10 लोगों की टीम, 15 लोगों की टीम, ये वो। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे सामने जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरे खुद के क्लोज फ्रेंड्स लोग सामने दिखते हैं फ्रंट की सीट में। मैं पूछा, सर इसने फ्रंट की सीट ली हुई है, इसने पास कहाँ से लिया? मालूम पड़ा खरीद के आए हैं। वाओ। क्लोजेस्ट फ्रेंड मेरी बिल्डिंग में है, मेरे इतने बड़े फैन है कि मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने ऐसे ही आए होंगे। क्यों टिकट लिया इन्होंने, तो इन्होंने पास कहाँ से लिया? तो मालूम पड़ा सबसे पहला वही लोग टिकट लेते हैं। अभी मैंने उनको बोल दिया तुम लोग आना नहीं। कितना हर शो में पहुंच जाते हैं फ्रंट में टिकट लेके। लॉयल्टी है वो आपके। नहीं, उनको एंजॉय करते हैं, जबकि मेरा घिसा पिटा शो है, सेम होता है पिछले कई सालों से। क्योंकि मैं गाना कौन सा ना गाऊं, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। कट नहीं कर सकता कोई। बट सर आप मुझे बताओ कि जो इनिशियल ईयर्स थे आपके 80s के एंड में या 90s में, देयर वर टाइम्स, जितना आई थिंक मैंने सुना है कि एक एट अ स्ट्रेच आपने कुछ 45-48 गाने भी एक बार आई थिंक कुछ आप देखो लिखे थे। वो फेंकू, जब कोई फेंकता है तो मैं 4 गुना ज़्यादा फेंकूंगा। फेंकना नहीं है, वो न्यूज़ में आएगा, क्योंकि दैट इज द फैक्ट। या करेक्ट। 40 सॉन्ग्स और 20 या जो भी 20 सॉन्ग एक दिन में एक सिंगर मैक्सिमम 4 गाने 5 गाने डब करके आएगा, कोई भगवान भी आ जाए। क्योंकि टेक्निकली हमके पॉडकास्ट करने में ही आधा घंटा 1 घंटा तो सेट करने में लगता है। तो वो जब वो दौर चल रहा था ना, यहाँ फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किसी को आज तक ये नहीं मालूम का कौन सा गाना था। बोल के चले गए वो लोग। कौन सा गाना था, ये गाना हम एक दिन में इतना गाया। तो सोचो वो म्यूज़िक का स्टैंडर्ड क्या होगा। मैंने भी उसी स्टैंडर्ड में 40 सॉन्ग रिकॉर्ड किया। उस टाइम ये चलता था नॉन स्टॉप 40, नॉन स्टॉप डिस्को, नॉन स्टॉप 68, नॉन स्टॉप 100। तो मैंने भी रिकॉर्ड बना दिया नॉन स्टॉप 48। तो बोले इसके न्यूज़ में डाल दिया। पागल है क्या, सब डाल दिया किसी ने न्यूज़ में। तो मैंने कहा अगर तू फेंक रहा तो मैं भी फेंकता हूँ। तो अभी मैं फेंकूंगा 500 गाने एक दिन में। क्या फेंक दो ना, लेने वाले लोग बैठे हैं। लेने वाले लोग बैठे, नाम से ही बैठे, because वो नाम का इतना जिंदगी वैल्यू भर है। कैच करते रहेंगे कहाँ से आया 500 गाने एक दिन में। आज अनाउंस कर रहा हूँ Yeah. एक दिन में 500 गाना। क्या बात है, समथिंग टू सी। हाँ, बट सर उस टाइम पे कभी बर्नआउट फील हुआ? बिकॉज आप ये स्टूडियो से वो स्टूडियो जा रहे हो एक्सेट्रा, मेहनत मुशक्कत एक चीज़ होता है सर, व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली एंड द ऑडियंस, बट बर्नआउट कभी फील हुआ कि यार थोड़ा सा अपने लिए टाइम चाहिए अभी, ऐसा महसूस हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं। ये सब डायलॉग मारने वाली बात है। काम इज काम। और हम लोग का म्यूजिक इज सच अ थिंग कि जब यू गेट टू डू व्हाट यू आर एग्जैक्टली, आपका जॉनर क्या है और आप क्या गाते हो, जब कोई सोच के आपको बुला रहे हैं ना, तो मेरा पहला ही कंडीशन है, गेस व्हाट। आप बता दो सर। सर ये आपका गाना है। पहला ही कंडीशन है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, दादा आपके मतलब का गाना है, आप गा दो। ये छोटी सी फिल्म है, मैंने नहीं गाऊंगा, बड़ी फिल्म बुलाओ। हाँ, छोटी सी फिल्म में मैं क्यों गाऊं? करेक्ट। छोटी छोटी फ्लॉप फिल्मों में भी मैंने गाए हैं और गाने सुपर हिट हुए। यस। फ्लॉप फिल्म कोई देखने नहीं गया, अभी देख लो ना, दिल का जो हाल धुरंधर के पहले आया, धुरंधर के बाद भी चल रहा है। आई एग्री, रील से इतना वायरल हुआ वो। जब मैंने गाया तो इट वाज अ डिजास्टर, क्योंकि उस टाइम ये म्यूजिक आया और साथ में आशिकी 2 आया। तो आशिकी 2 के चक्कर में ये पूरा नीचे चला गया। जबकि इट इज अ सॉन्ग, मतलब तो जतिन ललित का एक टिपिकल छाप था। तो कुछ नहीं हुआ। अब 10 साल बाद वो गाना वायरल, के धुरंधर के पहले वायरल हुआ, शुरू हुआ, और धुरंधर के बाद भी अभी भी चल रहा है। सर आप यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ ये गाड़ी में आ रहे थे, मैंने गाड़ी में आपका यही वाला गाना चलाया था, इनको पूछो तो इतना 2 बार चलाया वो भी मैंने। तो ये लेवल का प्यार है वो गाने को लेके। जी जी, बहुत एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग है। और मैंने मतलब 10 साल पहले भी उस वही वॉइस का टेक्सचर, वो यूथ वही वाला है। तो पिक्चर वॉज डिजास्टर, कोई देखने नहीं गया, म्यूजिक कोई किसी ने सुना नहीं। अभी देखो हो गया, बड़ी मुश्किल है, डिजास्टर मूवी। शायद कोई बहुत सुपर फ्लॉप मूवी थी, लेकिन देख लीजिए आप,
कि इट वाज नॉट अ कुछ कुछ होता है, इट वाज नॉट अ दिल वाले दुल्हनिया, नॉट एक, और कहाँ वो गाना उतना ही बड़ा हिट है जितना DDLG है और जितना कुछ कुछ होता है ऐसा। तो मैटर्स कि गाना क्या है, कैसे गाया गया है, कैसा म्यूजिक है, दैट मैटर्स। बट सर ये कभी भी इसके पहले ऐसा कभी हुआ था, लाइक ये बेशरम, ये जो मूवी हम बात कर रहे हैं 2013 में आया था, बट उसके भी पहले जो आप लगातार एक के बाद एक अब कर रहे थे, कभी ऐसा हुआ था जेन्युइनली वेयर आपने अपना हर गाने की तरह उसमें भी आपने उस गाने पे, उस एल्बम पे आपने दिलो जान लगाया, लेकिन शायद पिक्चर पिट गई जिसकी वजह से एल्बम जितना अच्छा होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, तो एज अ सिंगर तो आपको बुरा लगता होगा ना? ऐसा हुआ, बहुत बार हुआ। जैसे वो लड़की जो सबसे अलग है, बट इट वाज नॉट सो मैसिव जैसे बाजीगर था या कुछ था, उतना मैसिव नहीं था। लेकिन अब देखो वो गाना कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। आफ्टर ऑल म्यूजिक म्यूजिक सुनने वाले तो हैं, भले वो अभी 5 साल पहले पैदा हुए हैं। जब कान में अच्छा म्यूजिक आएगा ना तो उनको दे डोंट केयर कि ये किसका है, कौन गा रहा है, क्या नहीं है। गाना आया बस। मुझे गाने ही नहीं देते। जब वो लड़की जो सबसे, वो पूरी पब्लिक गाती, पब्लिक मुझे गाने ही नहीं देती, मुझे को बहुत दुख है। हाँ यहाँ गा रहे और कौन गा रहा है? सब 16, 17 ये से लेके 60, 70 सब गा रहे हैं। क्राउड, पूरा क्राउड गा रहा है। तो कितना साल हो गया? इट वाज 99 में आई थी ये बादशाह, 99 और अभी 27 ईयर्स। तो और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। इट्स लाइक वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कंपाउंडिंग इफेक्ट में नहीं बढ़ता रहता है इसमें ना। स्टार नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी आप बोलना नहीं चाहिए। अब जैसे राजेश खन्ना के हर गाने जो थे आज वायरल, क्या सुपर उसमें गया। लेकिन जो लोग 90s में पैदा हुए, जो लोग इवन 80s में पैदा हुए, जो लोग अभी पैदा हुए, तो दे डोंट नो कौन किसका गाना। लेकिन जो गाना जब बजता है, किशोर कुमार सॉन्ग्स, डजंट मैटर किसने, स्वर्गीय हो गए वो, लग जा गले, किसका गाना है? लता जी। अच्छा, मुझे अभी भी ना मालूम हीरोइन कौन थी, पता नहीं, किसी को नहीं मालूम। म्यूजिक किसका था? ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, नाम नहीं मालूम। मैंने कान में हाथ लगा लिया, सच्ची मैं बता रहा हूँ। अभी मैं हो सकता है गलत बोल दूँ, हो सकता है मैं बोल दूँ मदन मोहन का था, या रोशन जी का, या S.D. बर्मन का। आई एम नॉट श्योर। बीइंग अभिजीत, मुझे नहीं मालूम अभी भी, मतलब मुझे सर्च करना पड़ेगा, मैं गलत हो सकता हूँ। करेक्ट। लेकिन लता जी का गाना है। कौन हीरोइन थी किसी को नहीं मालूम। देवानंद को लोग देखते होंगे, लेकिन जब उनके गाने आते हैं ना तो बच्चा बच्चा सुनता है, भूल गए स्टार को। तो यही है हकीकत। आवाज़ ही रहेगी और सिंगर ही रहेगा। उन हीरो को जिंदा रखने के लिए गाना रहेगा उनका। क्योंकि तुम थोड़ी डायलॉग लगाओगे, चलो इसका एक डायलॉग लगाओ, उसका एक डायलॉग लगाओ, कोई डायलॉग नहीं सुनता, गाना सुनता है। इनफैक्ट वो हीरो का एंट्री भी होता है तो गाना ही बजता है, डायलॉग नहीं बजता। हाँ तो अगर आप स्टेज पे देखोगे ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन, हाँ ना बजाओ। आपका एक बहुत ही प्यारा वीडियो मैंने देखा था सर, आप एक कॉन्सर्ट में थे एंड आप परफॉर्म कर रहे थे, एंड आई थिंक अंतरे के टाइम पे जय वाज एंटरिंग एंड ही गिव यू अ सरप्राइज। वो एज अ फादर यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी प्राउड, राइट, कि यार मेरा बेटा बड़ा होके आज मेरे साथ ही शेयरिंग द सेम स्टेज। यू फेल्ट दैट एज अ फादर? नहीं, वो प्लान नहीं था। अब धीरे धीरे हम उसको प्लान वे में करते हैं। करेक्ट। वो ही वॉज नॉट श्योर कि कौन सा गाना में वो एंट्री मारेगा। तो उसने कहा पापा आपका हो जाए ना, हाँ मुझे पहले मत बुलाइए। वो बिगिनिंग में पहले बुला लोगे तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि अभिजीत के बेटे जय भट्ट जी। आई एम प्राउड फादर, प्राउड सन। इंट्रोडक्शन से सबसे पहले यही निकलेगा कि मैं तेरा बाप हूँ, तो बोलेगा मैं तेरा बेटा हूँ। हमारे कॉम्पिटिशन मैं तेरा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो ये वो है ना। सो उसने पहली बार ऐसा किया, ऑर्गेनाइजर पूरा घुसना, तो उसने मेरा मुकड़ा ख़त्म हुआ, उसने एंट्री मार दी। और मैं तब तक
मैंने कहा कौन गा रहा है, क्या है? मुझे मालूम था कि है जय ही, ऐसा नहीं कि मैंने ड्रामा किया, मुझे मालूम था जय। मैंने कहा यार ये कैसी एंट्री मार रहा है, कहाँ से आ रहा है? इसका अनाउंस नहीं, कुछ नहीं। Yeah. और उसने मारा, मैं सुन रहा हूँ और पब्लिक पूरी, अरे कौन है, अभिजीत तो नहीं है। और किसी को मालूम ही नहीं था कि जय है उस प्रोग्राम। आजकल जैसे जय, ही इज डूइंग सो वेल एज ए इंडिपेंडेंट। तो अभी से कुछ 1 साल पहले तक मेरे हर शो में होता था। अभी वो इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा बिजी है मेरे से ज़्यादा, तो मुझे लगेगा कि जय के शो में भी मैं जाऊंगा। That would be amazing, huh? मेरे शो में वो अभी आपको जाना चाहिए उसके। मैं बदला ले लूंगा उससे। इनफैक्ट जय इज ट्रूली फिनोमिनल। मैंने जैसे कि सर को भी कहा था ऑफ द कैमरा एज वेल, अराउंड अप्रैल आई वेंट टू गोवा टू होस्ट अ वेडिंग, जहाँ पे संगीत सेरेमनी में आई सॉ हिम परफॉर्मिंग एंड आई थिंक ब्यूटिफुल क्वालिटी ऑफ वॉइस। हर एक इंडिविजुअल जो वहाँ पे था सर, एवरीबडी वॉज एंजॉइंग एंड मतलब ग्रेट टैलेंट। सो वो आता है, कभी कभी होता है ना, टैलेंट ट्रांसफर होता है थ्रू डीएनए, जेन्युइनली वो चीज़ है। पहले हमारे वो गांधी वाला लेगेसी नहीं है, टैलेंट वाला लेगेसी है। बट सर यू नो आई हैव टू आस्क यू दिस थिंग दैट पहले a lot of people used to say that जब आर.डी. बर्मन जी ने आपको you know he gave you that opportunity etc. and there was a phase later on where even the great आर.डी. बर्मन जी, शायद उनके पास for a brief period of time शायद काम नहीं था, राइट? उस टाइम पे मैंने ये सुना है कि there were times जब अभिजीत जी उनके पास जाते थे, used to go out there and meet. Did that come from the gratitude, the शुक्राना कि ये इंसान ने मुझे पहली बार इंडस्ट्री में लाया, तो अभी शायद लोग उनको भूल जाए लेकिन मैं उनको नहीं भूल सकता? Was it from that feeling and emotion? भूल तो लोग, किसने कौन भूला था उनको? वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जिनको आर.डी. बर्मन के म्यूज़िक ने बनाया, जिनको जिन हीरो को, जिन स्टार को आर.डी. बर्मन के म्यूज़िक ने बनाया, वो लोग भूले, लेकिन पब्लिक नहीं भूली। वो नहीं है कि लोग भूल जाएंगे, लोग नहीं भूले थे। और पता नहीं, मैं आपके इंटरव्यू में सब बात करूं कि नहीं करूं कि ही इज़ टू बिग। आप बोलो कि बजरंग बली के बारे में बात करूंगा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में मैं कैसे बात कर सकता हूं? ये सो कॉल्ड गुरु लोग जो अपना बने, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ये उनके नाम के मंदिर बने, उनके बारे में बोल सकता हूं, लेकिन अल्टीमेट भगवान के बारे में मैं कैसे बोल? भगवान में मेरे को थप्पड़ भी नहीं मारेंगे, ऐसे ही कर देंगे तो भी। सो आर.डी. बर्मन मेरे लिए देवता नहीं है, भगवान है। देवता तो खैर मुझे लगता है भगवान उससे भी बड़ा होता है। सो आर.डी. बर्मन के बारे में मैं अगर कुछ बोलूं, लोग बिलीव करेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे वो एक अवतार लेके आए थे, और अवतार वाले जो होते हैं वो थोड़े दिन बाद फिर दृश्य गायब हो जाते हैं। तो आर.डी. बर्मन गायब हो गए एक्चुअली। उनका जो डेथ हुआ, दैट इज़ सडन, ऐसा हुआ। और मेरी बदकिस्मती क्या है कि मैं जिस दिन उनका डेथ हुआ, उस दिन मेरा जहाँ पे शो था, दैट वाज समवेयर इन असम, और मैं कलकत्ता से फ्लाइट लेकर वहाँ पहुँच चुका था। और जब न्यूज़ आया तो मैं वापस भी नहीं आ सकता था। एक तो रीज़न ओले ओले, तो तब ओले ओले बिल्कुल छाया हुआ था। तब तक 1942 का म्यूज़िक आने वाला था, सब जगह टीवी में छाया हुआ ओले 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 ओले। और मैं इस बार तो मैं लेके जा रहा हूँ, मतलब उस टाइम क्रेजी, मतलब अवार्ड। तो उस टाइम वो था, और मेरा प्रोग्राम का नाम ही ओले ओले, और वहाँ से आ भी नहीं सकता, मतलब बड़ा पब्लिक शो है, और किसी को मालूम ही नहीं था। और मैं वापस कैसे जाऊँ वहाँ से? फ्लाइट लेके पहले तो असम में बाई रोड गुवाहाटी आओ, फिर गुवाहाटी से फ्लाई करके कलकत्ता आओ, फिर कलकत्ता से फिर मुंबई आओ। तब तक आर.डी. बर्मन, तब तक वो उनका हो गया था सब कुछ। तो वो आज तक अफसोस है कि मैं वो अटेंड नहीं कर पाया हूँ। और
आर.डी. के बारे में यही था कि जब स्ट्रगल करता था तो दरवाज़ा बंद रहता था और कोई आके दरवाज़ा खोलता था और मुझे देख के वही जैसे होता कि सर अभी बिज़ी है, मैं तो जाता ही था पता करके कि घर पे हैं, सेटिंग चल रहा है। कोई मोनूदा या मानूदा कोई हाँ थे? सब है। तो क्या को हिम्मत थी कि जाओ देखते हैं। दैट इज़ लाइक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए कि आप आर.डी. बर्मन के उधर सब बैठे होंगे, राजेश खन्ना बैठे होंगे, देवानंद बैठे होंगे, शक्ति सावंत बैठे होंगे, सिटिंग चल रही है तो ऊपर से ही मार के भगा देंगे। तो ही वॉज स्टेइंग इन ओडिना बिल्डिंग सेंटा क्रूज में। तो लिफ्ट से ऊपर जाता था तो फिर वो जो खोलते थे दरवाज़ा, सर अभी प्यार से चले आओ। और जब उस स्टेज में, वो स्टेज भी मैंने देखा था जब आप घुस नहीं सकते थे, और जब मैं लास्ट में उनसे मिलने लगा तो दरवाज़ा खुला हुआ रहता था, कोई खोलने वाला आदमी नहीं था। मैंने खोलने वाला आदमी जो भी होगा वो शायद नीचे कहीं घूम रहा होगा, कहीं इधर गया होगा, चाय बना रहा है, मतलब ये फ़र्क है। तो मैं, दरवाज़ा खुला था, अंदर चले जाओ, जूते चप्पल उतारो, इतना बड़ा सिटिंग रूम जहाँ पे गद्दे बिछे हैं, वो पीछे बॉल्स्टर्स और सब हारमोनियम, 4-5 हारमोनियम होता था, ये होता था, और सब बैठे, जगह नहीं होती थी बैठने की या कहीं पे भी सिटिंग्स में। वहाँ पे सिलवटें, चादर पे सिलवटें पड़ी हैं, कितने दिन से मेंटेन नहीं हुआ है, क्यों पता नहीं। इतना बड़ा नाम, उनके नाम के साथ और भी बड़े नाम जुड़े हैं, जिनको उन्होंने गवाया, जिनको उन्होंने ब्रेक दिया, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के जिनको ब्रेक दिया, कोई भी उधर नहीं था। और तब मैं जाता था तो वो अपने बैल्कनी में बैठे होते थे, एक लुंगी पहन के, कुर्ता। तो 1-2 बार तो उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं था, ना मेरे पास कोई सब्जेक्ट था कि मैं क्या बात करूं, आर.डी. बर्मन को कैसे बोलूं, अरे आपका म्यूजिक है वो कैसे, मतलब आप उनकी तारीफ कैसे कर सकते हो जिसने सृष्टि किया है उसकी आप क्या तारीफ करेंगे। तो वो भी, उनको भी नहीं मालूम कि इससे मैं बात क्या करूं। तो उनको ऐसा ही लगता था कि अभिजीत देखो, तुम्हारा गाने मैं सुनता हूँ, इतना तुम्हारा ओले ओले इतना बढ़िया, इतना बड़ा हिट हुआ है तुम्हारा बड़ी मुश्किल इतना चल रहा है, बागी चल रहा है, खिलाड़ी चल रहा है, इतना धमाके लगा। तो उनको खुद एम्बैरेसिंग लगता था कि यार ये क्यों आ रहा मेरे पास। एक होता था कि आपके साथ काम करना है, एक साथ तो थे कि मैं खाली हूँ और ये आ रहा है, क्यों आ रहा। तो उनको खुद वो लगता था कि ये इतना अच्छा क्यों है, ये बंदा इतना अच्छा क्यों है। जब ये आता था तो मैंने उसको लाइफ में एक गाना दिया था, 1 या 1.5 गाना दिया था, उसके बाद इसको हमने ही हटा दिया। बेसिकली फोर्सिबली उनको मुझे हटाना पड़ा उस लीग से जहाँ पे अभिजीत घुसा था। मतलब किशोरदा के रहते, किशोरदा का नेक्स्ट अमित कुमार ये फील्ड में थे और मैं घुसा। एंड इट वाज अ लेगेसी, बंगाली लेगेसी था कि कोई भी सिंगर बंगाली, मतलब आप शुरू करो सॉरी आप शुरू करो, आप मन्ना डे, हेमंत कुमार, किशोर कुमार, ये 3 पे ख़त्म हो जाता था बॉलीवुड में। फिर एक एंट्री हुई अमित कुमार, मेरे ख्याल से कोई 5वां सिंगर बंगाली नहीं था। रीजनल बहुत से थे, नॉर्मल ये ऐसे, लेकिन इस लीग में नहीं था, इस टॉप में। एंड सडनली मुझे आर.डी. बर्मन ने इंट्रोड्यूस कर दिया, और इंट्रोड्यूस करने के बाद ही भैया बस नहीं, सॉरी प्रॉब्लम है, रहने दो, तुम निकल लो। तो ये हालत हो गई थी मेरी कि जिस फिल्म में मैं गा रहा हूँ, सब मालूम था, सब रिहर्सल कर, ये गाना मैं गाऊंगा, ये मैंने गाऊंगा,
लेकिन अचानक 1-1.5 गाने के बाद ही उनको क्या प्रेशर आया कि नहीं गवाया। बहुत तो वो लगता है कि वो दर्द जो उन्होंने मेरे साथ ये हादसा हुआ कि जब मेरा सपना मतलब इतना बड़ा हो गया था कि सपना ये लोग दिखा रहे थे ना, मैं सपना देख नहीं रहा था, मुझे सपना दिखाया जा रहा था। तो सोचो वो 84 में पिक्चर भी आई, पिक्चर देखने में ढूंढ रहा था कौन से हॉल में लगी है, तो मैं पिक्चर भी नहीं देख पाया, किसी फिल्म हॉल में भी पिक्चर भी नहीं लगी आनंद और आनंद। तो समझ में नहीं आया कि देवानंद साहब अपने बेटे के लिए पिक्चर बना रहे थे या किसके लिए पिक्चर बना रहे थे। नो पब्लिसिटी, नोथिंग, वो भी डिज़ास्टर हो गया। मेरे 1.5 गाने थे, 2 गाने थे जो भी, वो भी बिल्कुल इधर उधर हो गए। तो उसके बाद फिर पंचमदा ने मुझे कभी बुलाया नहीं। जो मुझे गले लगा लिया था उन्होंने रिकॉर्डिंग के बाद 2 दिन बाद, मुझे गले लगा लिया था जब मिक्स करके, तब कैसेट होता था कि मिक्स करके कैसेट आया और घर पे कोई दूसरे फिल्म का सिटिंग वगैरह था, तो सब म्यूजिशियंस थे और उनके राइट हैंड्स बहुत से थे। लेफ्ट हैंड में एक ही बंदा था, राइट हैंड्स बहुत थे। तो सारे लोग, टेक्नीशियन, रिकॉर्डिस्ट, म्यूजिशियन, उनके सिटिंग के, उनके असिस्टेंट, उनके मैनेजर, सब नाम लूँगा, सारे बंगाली, ऑल बंगालीज। और उधर एक ग्रुप बप्पीलेरी का, वो भी बंगाली, सब इस तरफ। तो पंचमदा ने गाना बोला, भरत गाना लगाओ, मिक्स होके आया है, सुनते हैं। हाँ, तो मुझे रिहर्सल के लिए बुलाया था और बोला चलो ये गाना सुनो, अभी मिक्स होके आया है। मैं आवारा ही सही। टू बी वेरी फ्रैंक, इट वॉज नॉट अ ग्रेट सॉन्ग, जैसा मैं सोचता था ना। अरे वो पिक्चर जो लव स्टोरी आई अमित कुमार के लिए, बेताब में शब्बीर कुमार इतना हिट हो गया, तब मेरा ये आनंद और आनंद तो बस, और मैं सोच रहा ये फोड़ दूंगा, ये फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ये आउट, वो आउट, मैं इन, ये सब मैं अपना सोच रहा हूँ। और ये गाना जब पंचमदा सुन रहे हैं और उन्होंने एकदम से चिल्ला पड़ा, अभिजीत फाड़ दिया। अब तो मैंने कहा सब आउट, अभिजीत आ गया। मैंने मन ही मन, और मैं कांपते कांपते एंजॉय कर रहा हूँ। उनके सामने तो मैं बैठ भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, कांपते कांपते एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ। तो उनके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और भी 2-3 लोग थे, एक रिकॉर्डिस्ट जो थे, इंजीनियर बहुत फेमस थे, उनको बोला अरे चलो खोलो बॉटल खोलो, मतलब उस टाइम ब्लैक लेबल होगा, मेरे लिए ड्रिंक का कोई मतलब ही नहीं था। हम स्ट्रगलर लोग थे जो एक बियर 3 लोग पीते थे, हम उस टाइप के स्ट्रगलर थे, और उसी में चढ़ जाती थी। तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ब्लैक लेबल है क्या। उन्होंने बनाया, बोले बनाओ उनके लिए। अब जो उनके साथ वाले लोग शायद ब्लैक लेबल उनको नहीं ऑफर करते होंगे, पंचमदा खुद पी रहे हैं, वो लोग अपना पीते होंगे विस्की कुछ भी। उस टाइम इम्पोर्टेड ये सब होता ही नहीं था ना। तो उन्होंने मुझे पिलाया अपने हाथ से, ब्लैक, बस बिलीव मी, वो रात, उसके बाद 2 दिन बाद आई वॉज सपोज टू मीट हिम एंड गो टू द स्टूडियो। कोई उधर फ़ोन कर रहा हूँ म्यूज़िक रूम में, मानो द फोटो, मैंने कहा मैं आऊँ क्या अभी, वो बोला वो पूछिए बताते हैं। और फिर मैंने कहा क्या हो रहा है, 2-3 दिन मुझे मिलना था। फिर मैं स्टूडियो में गया, पंचमदा का गाना चल रहा था, तो मैं खुश के चलो मिल लेता हूँ, वो इतने खुश है मेरे। तो जब मैं मिलने गया पंचमदा को, पंचमदा कहा हाँ कैसा है, ठीक है ना, हाँ ओके, फिर चले गए। अरे यार, रात को जिसने डबल सेंचुरी मारी, तेंदुलकर बन के निकला बाहर, विराट कोहली बन के निकला, और सेलेक्टर बोलता हाँ मिलते देखते हैं, और उसका नेक्स्ट मैच है मैं वो सेलेक्ट। तो आई वॉज लाइक थ्रोन, यूं करके निकाल दिया। मुझे यूज क्यों किया था,
क्यों यूज़ किया था? मैं अपने कंगाली में बहुत मस्त था, अपने गरीब, अपने स्ट्रगल से बहुत खुश था। मेरे को यूं करके इतना चॉपर से ऊपर ले जाके लैंडिंग भी नहीं करने दिया, पैराशूट भी नहीं दिया। आज तक मैं सोचता रहता हूं कि मुझसे किसका प्रेशर था, अनटिल अनलेस कोई बड़ा बिल्कुल वो हो तो गलत सलत प्रेस में भी आने लगे बहुत से अफवाह वो सब। तो मैंने कहा ये जो न्यूज़ वगैरह जो दे रहे हैं ना, इट इज़ वेरी डेंजरस, हार्मफुल फॉर मी। तो सामने कोई बड़ा आदमी अगर उसके नाम पे ऐसा न्यूज़ फैलाया जा रहा है तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूँगा। और वही हुआ, मैं कहीं का नहीं रहा, सब जगह आ गया। क्या आनंद आनंद में इसका अभी उसने किया, ये शैलेंद्र सिंह ने गाया, उसने गाया अचानक। तो बैक टू म्यूज़िक रूम में जब हम पंचमदा बैठ के सोच रहे तो मुझे बाद में रियलाइज़ होने लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए उनके पास। उन्होंने कई बार बोला यू आर डूइंग सो वेल अभिजीत। मैंने कहा नहीं, मैं इधर सामने राजेश रोशन का कोई गाना जब रिहर्सल करने जाता था उसकी सिटिंग में इधर आया हूँ, ये अच्छा ठीक है। सोचिए उनकी पोजीशन क्या थी। जो जिंदगी भर नासिर हुसैन ने जिसने इंट्रोड्यूस किया आर.डी. बर्मन को, नासिर हुसैन की लाइफ में उससे बड़ा कुछ हुआ नहीं। चाहे वो यादों की बारात हो, चाहे हम किसी से कम नहीं हो, नासिर हुसैन ने उनको हटा दिया। उधर आनंद मिलिंद आ गए, उधर आनंद मिलिंद और मेरे गाने चलने लगे, जो भी हो। तो वो मनी मन शायद सोच रहे होंगे कि यार तो मुझे तो इसने बैठा और ये बंदा आ रहा है, इसको मैंने कितने सपने दिखाए, कितना किया। उनका एक बंगाली गाना भी गया था, सुपर हिट था, उसका बाद में हिंदी भी बना, लेकिन वो फिर किशोर दा ने गाया। एक गाना है हिंदी में, मैंने दिल दिया दिल दिया दिल दिया घबरा के, ये किशोर दा और लता जी ने गाया हिंदी में। बंगाली में मैंने और आशा जी ने गाया था। हमें जानी न कहनो तो मैं भालोबाशी, सुपर हिट गाना हुआ था ये उसी टाइम। पता नहीं क्या हुआ, तो वो गिल्ट उनमें था कि अभिजीत तुम जो डिज़र्व करते थे ना, मुझे करने नहीं दिया गया। दैट वाज क्लियर उनका कि मैं इतना खुश हूँ कि जो तुम डिज़र्व करते हो तुम्हें मिला। मैंने बात से ये क्यों बोल रहा है ऐसा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी जो गा रहे हो, मैं सुनता हूँ कि तुम जो डिज़र्व करते हो तुमको मिला, लेकिन वो नहीं दे पाए मुझे जिन्होंने मुझे दिया था। तो वही आई मैं थिंक समझ गया। सबसे ज़्यादा दुख रहेगा कि वो जरिया नहीं बन पाए उस चीज़ का, लेकिन आपका मेहनत था सर। एंड आई थिंक वन थिंग लेड टू द अदर। एंड आई थिंक वो हर एक महान इंसान का होता है, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग थोड़ा सा डगमगा आता है, उसके बाद जब सेकंड इनिंग्स चालू होता है वो एकदम हर एक इंसान उसमें फाड़ देता है मेरे ख्याल से। मैं सर थोड़ा जानना चाहूँगा कि अगर मैं म्यूज़िक के त्रिमूर्ति के बारे में अगर हम बात करें, हमारे जनरेशन जो हमारे से थोड़े से सीनियर, जैसे हमारे मम्मी पापा जनरेशन जो हो गए, मैं 3 वॉइसेस ही सुनते आता हूँ। एक है सर आपका, दूसरा है उदित नारायण जी का, तीसरा है कुमार सानू का, राइट? आप तीनों के बीच में the kind of friendship that you all had, the kind of mutual respect that you all have for each other is phenomenal, right? ये दोस्ती आपस में तीनों का कब से चालू हुआ था, and how did it lead to healthy competition so that music industry overall grow करे? देखिए, एक दोस्ती जो वर्ड है ना, दोस्ती वर्ड, ये फिल्म इंडस्ट्री में होता नहीं है, नहीं होता। जैसे आर.डी. बर्मन के साथ जो भी काम करते थे उनके सुबह शाम की दोस्ती होती थी। शक्ति सामंत और आर.डी. बर्मन मिलके ड्रिंक करना, साथ में राइज करना। जब हम लोग सुनते भी थे, ये सब सुन के सामने देखते भी थे, अच्छा ये लोग शक्ति सामंत नासिर हुसैन की जोड़ी, वो ये आर.डी. बर्मन की जोड़ी, आर.डी. बर्मन और कितने नामी लोग इनकी जोड़ी। तो ये तो बाद में दोस्ती में बदल गई थी ना। फिर उनको हटा के सब दूसरे लोग आने लगे। सो दोस्ती वर्ड होता नहीं है। दोस्ती होती है तो वन साइडेड होती है, जैसे मैं करता हूँ।
मैं दोस्ती करता हूँ तो वन साइडेड, सामने वाला मुझे मालूम है कि दोस्ती किसे कहते हैं कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टच वुड, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सामने वाले को जब ज़रूरत पड़ता है ना, वो कहता भी नहीं तो मुझे मालूम पड़ जाता है। देन आई स्टैंड विद देम। जिसके लिए मैं उदित के बगल में बहुत बार खड़ा हुआ, जबकि उदित ने हथियार डाल दिया था। मैंने उदित को बोला कि तू लिख, यस मैंने पप्पी लिया, क्योंकि किसी ने मेरी पप्पी ली, तो तू बोलना हाँ मैं करता हूँ, मैं पप्पी लूँगा, हमारे फैंस लोग आएंगे मुझे हक कर देंगे तो मैं करता हूँ। तो ज़्यादा हो जाता था ना, तो उसके बिहाफ में मैंने लिखा, अरे वो ये यार तू उदित है, तेरे को नहीं पप्पी लेंगे तो लोग किसके लेंगे? वो 50 लोग पप्पी ले रहे तेरी, तो तूने एक पप्पी दिया तो इतना वो हो गया, हट बोल मैं नहीं दिया। तो वो फिर वो मैंने कहा अब तू दे शुरू कर, तो फिर धीरे से उसने भी शुरू किया। सो दैट इज़ द वे। अगर कोई कुमार शानू को कोई कुछ गलत सलत अगर वो सब कुछ करेगा तो मैं फैकल्टी के हिसाब से मैं बोलूँगा। ये सोनू के लिए मैंने किया था बहुत तगड़ा, वो जब उसको बोला था ना उसको सर मंडवा देंगे, ये कर देंगे, उसको वो एक कोई मौलवी था कलकत्ता का, तो लाइव डिबेट में मैंने उसको, आप स्टैंड लेते हो ये मैंने देखा नहीं खतरनाक, मैंने कहा आ रहा हूँ तू क्या करेगा, वो सोनू को भी मालूम है। अनएक्सपेक्टेड, सोनू ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपसे वो दादा कोई भी नहीं आया टीवी डिबेट में ना, उसके जो क्लोज थे ना वो लोग भी सोनू के अगेंस्ट बोलने लगे, बात करने लगे, या तो अगेंस्ट बोलने लगे या पीछे हट गए, कोई पीछे हट गए, उसके फॉर में नहीं बोला और उल्टा कमेंट्स में दिया भी, हमारे धर्म के लिए ऐसा बोला, ये बोला वो बोला। तो मैं अकेला था, उसके बगल में खड़ा था, जबकि वो नहीं था उस पिक्चर में, मैं घुस गया। चलो, तो दोस्ती नहीं होती गुरु, दोस्ती नहीं होती, दोस्ती होती है तो मैं वन साइडेड निभाता हूँ। बट ये जो आप बोल रहे हो सर कि वन साइडेड दोस्ती निभाता हो, जैसे आपको जब आपको लगता है कि आपके दोस्तों को शायद आपको स्टैंड लेना चाहिए, आप लेते हो, राइट? कभी कभी जब अगर आपको वो चाहिए होता है, हालांकि आप इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग हो, आपको ऐसे लोगों का सपोर्ट तो चाहिए नहीं, आपने कभी किसी को आगे जाके मांगा भी नहीं, बट कभी ऐसा फील हुआ कि यार मैंने शायद इस इंसान के लिए स्टैंड लिया था, आज मेरे ऊपर अगर लोग कीचड़ उछाल रहे, तो अगर मेरे लिए थोड़ा बहुत भी कुछ बोल देता, लोग ऐसे बोलते, आपके लिए भी वही लेवल का सपोर्ट? नहीं, कोई नहीं बोलता, मैं उनके लिए ही बोलता हूँ। वेदर इट्स माई कंट्री सिंगर्स, हमारे देश के जो खां साहब लोग हैं, जो रियल खां साहब है हमारे देश के लिए, उनको सपोर्ट में मैंने बाहर के जितने कव्वाल और घुंघरू बांध के गाने वाले खां साहब जो बाहर से आते ना, उनको उन्होंने बहुत लतेड़ा, लेकिन बाकी लोग वो हंसते रहते। मैंने कहा तुम लोग वही रहोगे, तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई ये दिस इज हमारे देश का टैलेंट है, हमारे देश के कहाँ से, हमारे देश को साथ है, इनको भगवान बनाओ। किसी भिखारी को भगवान बना के मत लेके आओ कि झोली ये फकीर है, ये वो फकीर ही रहेंगे। तो आप समझ गए, इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो इसमें ऐसा लगता है कि सिंगल स्टैंड, जगजीत सिंह साहब नहीं रहे, उन्होंने भी यही स्टैंड लिया था, मैं और जगजीत सिंह साहब ने, कि नहीं हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि आप जितना शायद रिस्पेक्ट तो है आपके काम के लिए, बट आप बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी हो, बिकॉज आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो? होने दो, दैट्स वो अगर आप ऐसा प्रिटेंड करोगे, नहीं, दे नो व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं। कमज़ोर लोग हैं जो ना मुझे सुन सकते हैं ना मेरा साथ दे सकते, दे आर वेरी पुअर पीपल। कमज़ोर, वीक, पुअर अलग चीज़ होता है, पुअर आदमी मजबूत भी हो सकता है, बट दिस पीपल आर वेरी वीक, मेंटली वीक। वो उनके लिए मत करो। तो मैं खुद जो भी करता हूँ, हम कि मेरी बात का अगर इफेक्ट होता है कहीं पे, तो आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट अ सेक्शन ऑफ पीपल, उनको शायद लगता है कि एक आर्टिस्ट का जो करियर है उसका सक्सेस ग्राफ खाली फिल्मों के गानों से किया जाता है, बट मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ, बिकॉज
शायद आप या आपके तरीके के जो और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है सर, वो शायद लॉट ऑफ सिंगर्स जो शायद आज मूवीज में गाने गा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा बिजी हो आप लोग। आप आज आप ये देश पे हो, कल आप वो देश पे हो। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि सिर्फ फिल्म म्यूजिक से नहीं होता, राइट? बट डू समटाइम्स फील कि ये जो लोग कहते हैं कि यार यार आप शायद और ज्यादा मूवीज में गा सकते थे, आप शायद और ज्यादा कर सकते थे, हो सकता हाउ था। डू यू रिस्पेक्ट देयर नहीं, इमोशंस? अगर मैं गाता तो आई वॉज वेरी रेस्ट्रिक्टेड टू ये थे कि जैसे बीच टाइम में ऐसा हो गया था कि मैंने कहा यार एनफ बहुत हो गया यार, अब छोड़ो। बीच में हुआ था लेकिन कि मैं सिर्फ शाहरुख के लिए गाऊंगा, ऐसा हो गया था। और जितने आ रहे थे जा रहे थे तो मुझे वो हाँ चलो मैं गाता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ इसके लिए गाऊंगा। मैंने सोच लिया था कि मैं सिर्फ शाहरुख के लिए गाऊंगा और मैं थोड़ा रिजर्व हो जाता हूँ, मुझे जब होगा तब बाद में फिर से शुरू करेंगे। तो उसके जो राइवल्स थे ना वो मुझे गाली देते थे। उसके राइवल्स मुझे मेरे मुंह के ऊपर गाली देते थे, अरे ये तो ठाकले के लिए गाता, ऐसे ही बातें करते थे। अभी आप इसको एडिट करके कुछ और बना दोगे तो अलग चीज़ है। नहीं सर, जैसे आप बोल रहे हो वैसे नहीं, हमारे इधर नहीं होता। मैंने एक जगह बोला था कि वो हकला, तो उसको उन्होंने हाईलाइट किया हकला को उसके लिए, जबकि उसको गाली दे रहे लोग उसके साथ वाले। आप तो वही बोल रहे हो जो वो लोग बोल रहे हो उसके बारे में, आप थोड़ी उसको वो बोल रहे हो। ये मैं इधर भी क्लैरिफाई करता हूँ। हाँ। तो जो वो लोग बोल रहे हैं मैं वही बता रहा था कि देखो इसके बारे में ऐसा बोलते हैं, और मैंने सोच लिया कि मैं सिर्फ इसके लिए गाऊंगा। तो वो थोड़ा सा 1 साल ऐसा ही हुआ था। मेरी गलत फहमी थी मेरी, एक्चुअली गलत फहमी की वजह से जो मैं फैमिली से मुझे रहा था वो गलत फैमिली हो गई। वो सोचा था ये गलत, ये मेरी फैमिली में सिर्फ इसके लिए गाऊंगा, गलत फैमिली हो गई। लेकिन एक चीज़ 100% सब लोग सुन लो जो मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, हर चीज़ बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई ट्रेन छूट गई ना तो सोच लो कि तुम्हारा कुछ बड़ा होने वाला, तुम रुक गए, बच गए, या कुछ होने वाला हो बड़ा और कुछ बेटर हो रहा था तो तुम रुक गए, या कुछ और। ऐसा मेरे साथ रोज होता है, एवरी डे। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा कहते हैं मेरा होना चाहिए था, नहीं अच्छा हुआ नहीं हुआ। सी मेरी पर्सनालिटी में फ़र्क पड़ गया ना। मैंने कहा ए लिसन, आई विल नॉट सिंग फॉर देम, बस नहीं गाऊंगा। तो उससे मेरा पर्सनालिटी बना। गट्स चाहिए, ऑफ कोर्स 100% गट्स चाहिए। और कोई बोले सर भाईजान मेरा गाना मत दब करना, मत करना, अभी वो हो जाते बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। वहीं सीमित है, वो नहीं बन पाएंगे। ये वो वाली बात नहीं होगी कि मैं सुपरस्टार सिंगर हूँ, मैं इसके लिए नहीं गाऊंगा, कोई नहीं कर सकता ये। मैंने किया, किशोरदा ने किया था बच्चन के लिए, गाऊंगा ही नहीं इसके लिए, बस। वो लास्ट आई थिंक नमक हराम या नमक हलाल शायद था, उसके बाद शराबी, उसके बाद किशोरदा ने नहीं गाया उसके लिए। यही कि भैया हमारी आवाज़ तुम्हें बना रही है, हमारे वो बहुत से सिंगर हैं उनके से गवाओ। उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद बच्चन साहब के साथ कौन गाने लगे, नाम नहीं लूँगा, सब मेरे कंटेम्प्रेरी हैं थे उस टाइम। ढूंढ रहे थे रफ़ी साहब के बाद एक रफ़ी साहब, क्यों ढूंढ रहे तुम लोग? फिर ऐसे लोग आने लगे। अभी एक क्वेश्चन आप मुझे कीजिए, आपके बिहाफ में मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं। हम 3 मूर्ति, मैं, शानू, उदित की वजह से नए म्यूजिक डायरेक्टर्स आए। उनको जो वॉइस, जो सिंगिंग का सपोर्ट मिला ना, और किशोरदा रफ़ी साहब के जाने के बाद जितने म्यूजिक डायरेक्टर थे जो नए नए लोगों
को और से कर ले, साहब म्यूजिक डायरेक्टर्स आउट हो गए, नाम ले लो, क्योंकि Scene में नहीं। सिंगर्स नहीं था, क्योंकि हम जैसे सिंगर्स को नहीं यूज़ कर रहे थे वो लोग, ना मुझे, ना उदित को, ना कुमार शानू को नहीं यूज़ कर रहे थे। बड़े बड़े नाम ले लीजिए आप, इंक्लूडिंग जिसका भी नाम ले लीजिए, जिसका भी नाम ले लीजिए, एनी, बिफोर आनंद मिलिंद, बिफोर नदीम श्रवण, बिफोर जतिन ललित, बिफोर अनु मलिक, तो उस टाइम भी उसने भी बहुत कोशिश की, उसको बड़ी बड़ी पिक्चरें मिली, लेकिन किशोरदा रफ़ी साहब के बाद उसको क्या मिला, उसने वही जो सिंगर्स यूज कर रहे थे, इवन ही वॉज आउट, ही केम बैक अगेन, क्योंकि हम जैसे 3 सिंगर्स ने ही उनके गाने गाए, तो म्यूजिक बन गया। अनटिल अनलेस यू गेट किशोर, रफ़ी, मुकेश, और उसके बाद जो म्यूजिक जनरेशन आया उनको हम 3 मिले, और वो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री बन गई, डायरेक्टर्स बन गए। अब उसके बाद का जनरेशन देख लीजिए, कोई बोलता है हम आज के बाद से म्यूजिक डायरेक्शन बंद कर दे रहे हैं, हम ये कर दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हो? म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है सब, ये लोग टेक्निकल हैं, टेक्निकल नहीं है, कितना भी टैलेंटेड हो, ये टेक्निकली ही वो लोग कर रहे हैं, ओनली टेक्नो, सब टेक्नो कर रहे हैं। सो ऐसा होता है कि हमारी वजह से म्यूजिक डायरेक्टर बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब हम लोग अगर नहीं गा रहे हैं तो वो लोग भी नहीं है, वो भी कोरिलेटेड है ना सर्कल में। सर आपके इतने हिट गाने हैं, अगर मैं खाली 4-5 जैसे नाम लूँ वो तो अनफेयर होगा, बट मैं आपको ही पूछना चाहूँगा सर कि कोई भी ऐसा गाना था जो शायद गाते वक्त प्रिपरेशन के बाद आपका बहुत हिट गाना है, हम लोग जब सुनते लगता है कि सर अभिजीत सर ने कितने एफर्टलेसली गाया, बट आपको गाते वक्त मुश्किलाहट आई थी, समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे करूं, ऐसा कोई 1, 2 या 3 गाने हैं कोई आपके? आपका क्वेश्चन आंसर मैं ऐसे करके दूंगा, मेरे इतने फ्लॉप गाने हैं सच्ची में बता रहा हूँ, इतने फ्लॉप गाने जो आज वायरल हैं, जो आज सबसे ज्यादा हिट हैं, इतने फ्लॉप गाने हैं जो हिट से भी ज्यादा हिट है। टाइम की बात है, DDLG, एक्चुअली मैं बहुत नॉन फिल्मी आदमी हूँ, तो मेरा गाना उस कैंप में लता जी का ही गाना होता था, यशराज में सिर्फ एक आया जो आशा जी और मैंने गाया, कभी प्रमोशन नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ था, अपने आप ही गाना। आज से 30 जो भी यस कितना 36-35 ईयर्स पहले सारे गाने DDLJ के सारे गाने चल रहे थे, लेकिन जब से जरा सा झूम लूं मैं, इट्स वायरल, बाकी सब गाने हिट है, जैसे थे वैसे ही हैं, ये गाना अचानक वायरल होके आ रहा है। तो मेरे लिए ये गाना पॉपुलर नहीं था उतना जितना बाकी गाने थे। उस मूवी के क्या क्या गाने थे, तुझे देखा, तो ये उसी का है, उसी का है। हाँ, ये ज़्यादा और बहुत है, देना है दिल जानो लड़की, इसी का है ना, रुक जाओ दिल दी हाँ कहानी। शायद, सब हिट है, सब हिट, तब भी हिट थे, आज भी हिट है, लेकिन ये गाना एकदम से ऐसे घुसा है, जरा सा झूम लूं मैं। अब देखिए, फिर मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सलमान खान का सबसे बड़ा हिट वायरल ट्रेंडिंग गाना जब से हुआ है और आज तक कौन सा है? आप लोग का गलत आंसर आएगा, मैं करेक्ट आंसर दूंगा, चुनरी चुनरी। यस, मेरे लिए दिस इज नॉट ए ग्रेट सॉन्ग, दिस नेवर ए ग्रेट सॉन्ग, ये आइटम है, जैसा है लिखा, कैसा लिखा, इसको ऐसा करो, इसको ऐसे करो, गिमिक करके। तो मेरा जितना पोर्शन है दैट इज अ सिंगिंग। सो ये गाना जब से आया है तब से आपके शादी में हो या इसमें क्या बोलते हैं पब में हो, डिस्को में हो, शादी में हो, ये गाना बजेगा ही बजेगा। मेहंदी लगा के रखना और ये चुनरी चुनरी इज बिगर हिट फिक्स। तो उसकी लाइफ का भी सबसे हिट वायरल मेरा ही है, जबकि उसके लिए बहुत गाने गाए। करेक्ट। तो ये आप मतलब मैं जिसको सोचता था गाना फ्लॉप है क्या है,
वो भी मेरे मेरे इसमें फ्लॉप है ही नहीं। Which is- ये था कि उस टाइम नहीं पॉपुलर था, बाद में पॉपुलर हुआ, लेकिन एज अ म्यूजिक मेरा कोई भी फ्लॉप नहीं है। क्योंकि म्यूजिक चीज ही टाइमलेस है सर। मेरे या तो गंदा आज से pick up गंदा होगा। गाना हाँ भी सबको बहुत हिट है। मैं ला 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 चिल्लाऊंगा, कुर्ता वो भी हिट है। मैं क्या करूं, आ ई नथिंग ग्रेट। सो ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई फ्लॉप गाने नहीं है। अगर है तो इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने गाने बहुत कम गाए। मेरा रेशियो जो है ना, एक तब भी था किशोरदा, मुकेश जी और रफ़ी साहब का जो एक रेशियो था। सबसे कम गाना मुकेश जी ने गाए, लेकिन सबसे उनका जो उन्होंने अगर 1000 गाने गाए, किशोरदा ने 10,000 गाए, रफ़ी साहब ने 15,000 गाए, तो हिट गाने उतने ही मिलेंगे मुकेश जी के भी। 1000 गाने गाने के बाद भी मुकेश जी के सारे 99% गाने मुकेश जी के हिट हैं। उनके उससे भी ज़्यादा हिट है, लेकिन परसेंटेज देखेंगे तो उनके 40% 30% जो आपने कभी गाने सुने ही नहीं, ऐसे ऐसे गाने। जैसे किशोर का गाना किसी ने सुना ही नहीं, मैं ही गाता हूँ उसको, अभी नहीं गाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुना है कभी? नहीं सुना। व्हाट अ सॉन्ग, ग्रेट सॉन्ग। कि मैं आया हूँ, नहीं हिट है, लेकिन मुकेश जी का हर गाना हिट है, हर गाना हिट है। तो वो रेशियो, आई एम लकी, मेरे कम है, हीरा है, बाकी सोना सबके पास है। क्वालिटी अहेड ऑफ क्वांटिटी, आई थिंक हमेशा ही वो चीज़ है। सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। मेरा मैं बहुत ज्यादा अपनी तारीफ कर रहा हूँ ना। नहीं सर, वो बनता भी है, हम नहीं, लोग नहीं, मैं इसलिए तो लोगों एग्री को कर रहे हैं। नॉलेज दे रहा हूँ कि ये देखो। एंड सेल्फ लव इज तुम वेरी लोग ये वाला क्रीम लगाओगे, इससे कुछ नहीं होगा, ये हल्दी है, हल्दी लगाओ, देखो कितना बढ़िया आएगा। तो मैं वो कहने वाला आदमी हूँ। क्या बढ़िया टेक्सचर आता है। हाँ, हल्दी लगाओ, इधर देखो, वो आलू लगाओ, खीरा लगाओ, ये सब, तो मैं भी वही हूँ। सर मेरा एक दूसरा शो है साइड बाय साइड अलॉन्ग साइड आर्टिस्ट कॉल्ड कॉप ऑन टॉप। तो उसमें हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही अनेक दिग्गज डीजीपी हो गए, कमिश्नर हो गए, एटीएस चीफ हो गए, तो बहुत ऑफिसर्स के साथ मैं इंटरव्यू करता हूँ। एंड सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। रॉ के लोग हैं? रॉ के लोग अभी तक नहीं है सर, अभी तक खाली मिनिस्ट्री तक मैं थोड़ा बहुत पहुंचा। रॉ आई वुड वांट, अगर आप कनेक्ट करोगे किसी के साथ। धुरंधर है? धुरंधर्स तो है सर। ठीक है। बट सर उस लेवल के जितने भी लोग हैं, जैसे जो उस टाइम पे जॉइंट कमिश्नर थे शिवानंदन सर, या फिर राकेश मारिया जी, या फिर आई मीन कमिश्नर थे उस टाइम पे 2000 में एमएन सिंह सर, केपी रघुवंशी जी, सब लोग कहते थे कि आउट ऑफ नोवेयर माफिया का अंडरवर्ल्ड जिस तरीके से बॉलीवुड के अंदर घुसा, सब लोग आर्टिस्ट इतने परेशान हो गए थे कि अपने काम पे फोकस कैसे करें, बिकॉज एक डर का माहौल वो लोग बना रहे थे। राइट? आपके लिए सर कितना मुश्किल हो रहा था? बिकॉज आप बाई गॉड्स ग्रेस हमेशा ऐसा एक भी ईयर टचवुड आपके जिंदगी में नहीं रहा जहां पे आप कम एक्टिव थे। राइट? हर एक ईयर इनफैक्ट आपका बिजी से ज्यादा बिजियर ही होता जा रहा था। तो आप तो 100% आए होंगे उनके, आपके धमकी भरे कॉल्स वगैरह एक्सेट्रा। वो तो इतना वायरल है, फिर से वही आंसर आएगा। इतना है जो वो अबू सलेम, तो अबू सलेम के पास से किसी ने मुझे फोन नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि अभिजीत उल्टा हमसे मांगेगा। एक्सटॉर्शन तो कर नहीं सकता। वो इतना अकाउंट्स दिखाएगा कि देखो ये इधर है, इधर से इधर है, इधर से इधर है, तो कैसे दूंगा मैं, बताओ कहाँ से दूं, कहाँ से लाऊं, बताओ। तो वहाँ से तुम एक्सटॉर्शन करो, मेरे को भी दो, तुम भी लो। यही हो सकता था ना। मैं हमेशा इतना, मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है कि मुझे मैनेज करना पड़ता है कि फंड कहाँ से लाऊं, कितना, मैं सोच सोच के वो करता हूँ। उस टाइम भी मेरे 2-3 जो मेरा प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उस टाइम भी लगे हुए, तो उसको मैंने बताया कि यहाँ पे है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, क्या करूँ? तो उनसे लो, मैं नंबर देता हूँ। बट वो एक आपके आसपास के लोग भी बहुत परेशानी का माहौल था उस टाइम पे। आई एम नॉट देखिए, टॉकिंग मैं स्पेसिफिकली अबाउट जस्ट आपको कुछ चीजें हिंट दूंगा, लेकिन बोलूंगा नहीं जी कि किसी म्यूजिक में ही, किसी म्यूजिक फील्ड का एक बंदा है जिसको बहुत बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट अचानक मिला था।
एंड ही न्यू एवरीथिंग। मैं कुछ बताऊंगा नहीं कि गुलशन जी का ऐसा हो रहा है, ये हुआ है, और उसके बाद भी उसकी वजह से उसका इतना तगड़ा बैकग्राउंड, उसके बाद भी उसने कल्पिट को बचवा दिया। आप लोग गेस करते रहो, अच्छी तरह से करते रहो, तो वो ऐसा हो गया। कोई ऐसा, मैंने तो तब मैं बांद्रा में बांद्रा स्टेशन में उतर के ये तब की बात बता रहा हूँ जब मुझे कोई चांस नहीं मिला था, मतलब किसी स्टेज में भी गाने को नहीं मिला और कोई म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी आने का नहीं मौका मिला। 1-2 साल का मेरा वो स्ट्रगल टाइम में जब बांद्रा स्टेशन से जाता था और पीछे एक, अभी भी शायद वो ढाबा होगा, एक नेशनल ढाबा रेस्टोरेंट है एक सरदार जी का, अभी है कि नहीं पता नहीं, नीचे सब्जियां मिलती हैं, ये मिलती हैं, और उस ढाबे में मैं खाना खाने जाता था। जब बजट होता था तो 4 रोटी खाता था, बजट नहीं होता था 3 रोटी खाता था, और बजट ज़्यादा होता था एक बटर भी ले लेता था, वो छोटा सा अमूल का एक साथ में देते थे कि हाँ बटर डाल के। तो मैं देखता था स्ट्रगलर लोगों को, अरे ये बटर वाला है, ये सारे स्ट्रगलर जी। हाँ, थोड़ा सा कोई किसी का कोई स्पॉट बॉय हो सकता है, कोई सिनेमाटोग्राफर असिस्टेंट हो सकता है, लेकिन सब लोग वही जमते थे। तो वो स्टेटस मालूम पड़ जाता था कि बटर वाला ले रहा है और ये चिकन खा रहा है, नहीं तो सब दाल वाले आधा प्लेट भी मिलता है, फुल भी मिलता है, आधा वाला इतने में आता है और फुल वाला इतना। तो जिस दिन बटर होता था तो मैं चारों तरफ दिखा के जोरों से, ए बटर देना, बटर साथ में। अच्छा, कोई मुझे पहचानता नहीं था, सोचता था कौन है क्या है, मैं भी तो बटर डाल के ले। तो उधर से जब मैं बाहर निकलता था ना, अभी जो बांद्रा में जो सफाई किया ना, जो स्लम्स सो कॉल्ड बांग्लादेशी और इनको निकाला गया है, उस टाइम भी हो रहा था। दिस वाज 80s की बात कर रहा हूं। यही 81-82 में बांद्रा के जहां पे अभी बस डिपो है, तब शायद बस डिपो नहीं था, वो मस्जिद था छोटा सा, अभी तो बड़ा हो गया, और वो बस डिपो भी नहीं होता था बांद्रा में, शायद बस स्टॉप होता था। वो पूरा स्लम था, और उधर भी स्लम था जो आज तोड़ा गया है। उस टाइम तोड़ने आए थे, लेकिन 10 सब खड़े हो गए, नहीं ये लोग नहीं जाएंगे। मैं तब की बात बता रहा हूं, नहीं तो वो कितने साल पहले की बात है। तो वोट बैंक, लेकिन पाले हिल में ऐसा नहीं कर सकते। करेक्ट, पाले हिल में आप नहीं बना सकते स्लम्स, या वो खड़े हो जाएंगे स्लम्स को मत तोड़ो जुहू के लोग, लेकिन मतलब यहाँ के लिए, लेकिन अपने घर के सामने एक ठेले वाले को नहीं आने देंगे। तो मुझे मालूम है कि ये सब कांड, एक वोट कितना पावरफुल है। आप सोचिए कि जो आपको आपका स्लम तोड़वाने से रोक सकता है, और एक वोट उतना ही पावर है जो पूरे स्लम्स को तोड़वा सकता है, और एक स्लम्स को रुकवा सकता है तोड़ने से। और अभी का वोट बैंक देखिए कि बुरा, अभी वो क्या बनेगा, क्या इससे प्राइम जगह तो है ही नहीं इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल, इससे प्राइम जगह है ही नहीं। आप क्या होगा उधर। तो मैं वही कहता हूं कि गरीबों की सेवा करो, लेकिन अपने बच्चों को भूखा मार के मत करो। लाइक द रेफरेंस। सर, एक शो में, रियलिटी शो में कॉन्वर्सेशन हुआ था रिगार्डिंग वही जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात किया कि वेडिंग्स में गाना चाहिए एक्सेट्रा कि नहीं, राइट? गाना चाहिए। आपको लगता है वो चीज़? नहीं, बिल्कुल गाना चाहिए। लेकिन कॉन्वर्सेशन में टीवी में जिस तरीके से दिखाया गया था, स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि आपके जो लॉयल डाई हार्ट फैंस है,
जिस तरीके से आई थिंक नेहा कक्कड़ ने आपसे बात किया था, जो टोन था वो आपके फैंस को या किसी को भी जो शायद एक आप बताइए culture उस होता है। टाइम उसने क्या बोला था। अभी आप नाम ले रहे हो, मैं तो नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि मैं गाली भी दूंगा तो भी पब्लिसिटी होती है। सच्ची मैं बता रहा हूँ। Yes. और मैं दूंगा ही नहीं। एक्सीलेंट सिंगर, बहुत एक्सीलेंट सिंगर है। इवन उसकी सिस्टर तो उससे भी ज्यादा अच्छी। क्या नाम है उसकी सिस्टर का? एक्सीलेंट सिंगर। लेकिन अब कहाँ है? अब कहाँ है? 1 करोड़ लेती हूँ। अब मैं कैसे बोलूँ कि मैं 10 करोड़ लेता हूँ, 5 करोड़ लेता हूँ या 50 लाख लेता हूँ। मैं कितना लेता हूँ खाली देख ली। ये बोल के अपना मार्केट बनाना, दैट इज़ वेरी मतलब डिस्प्ले उस तरह का नहीं है। वो बच्ची थी, ठीक था, अचानक बड़ी, इतनी बड़ी हो गई बच्चे से, तो वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक क्या होता ना, अपनी मार्केटिंग करो, ठीक अच्छी तरह से करो। तो आपको मैं और भी बताता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स है ना, दे आर विक्टिम। घर लूट गए उनके, जो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जी जी जी। लेकिन जो अचानक जो लोग फेमस होते हैं ना, इसमें से 3-4 लोग हैं, मतलब अगर श्रेया को छोड़ के मैं बात करूं, लोग सीखना चाहिए उससे बिल्कुल। कि कैसे क्या है। जो बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग 1 सॉन्ग वंडर, अब वो गाना भी नहीं है, या 10 सॉन्ग्स वंडर उस टाइम, और अब नहीं है। वो इतना अत्याचार ऑर्गेनाइजर पे करते हैं ना, स्पेशली एक इस तरह के सिंगर की माँ होता है, एक माँ होती है और एक भाई होता है। वो हिस्सा बन जाती है कि नहीं, पहले इसका कहाँ है नाम नहीं लूंगा, कि इसका भी नाम चाहिए पोस्टर में, इसका भी बैनर में नाम चाहिए। माँ आ जाती है, इतना चाहिए, ये चाहिए। अचानक ऑर्गेनाइजर बोला कि जिन जिन म्यूजिशियंस को मैं कभी एक मोटल में रखूंगा ना, उनको भी अपने होटल में बुला के ऑर्डर करना और लाखों का बिल देना, और उसके लिए एक टॉर्चर करना। एक ऑर्गेनाइजर का मैं शो करता हूँ, ये मैं उसमें रखता हूँ कि ऑर्गेनाइजर तू पैसा लगा रहा, तेरा पैसा पूरा, तेरा लॉस नहीं होना चाहिए। इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी, बट तेरा पैसा, तू यू शुड बर्बाद नॉट नहीं होना लूज चाहिए। योर मनी, तो मैं तेरा शो करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। अब क्या कर रहे वो लोग, जितना है नहीं, तुम क्या परफॉर्म कर रहे हो? तुम गाना गाओ ना, माइक लो, गाना गाओ। अब कान में ये हो रहा, उसके लिए अलग से बहुत कुछ ही मैं आजकल देख रहा हूं। अब उसमें हमारे एस्टैब्लिश सिंगर लोग भी ऐसा करेंगे तो नए वाले तो कुछ भी, उनका जो टेक राइडर होता ना, गाते नहीं है। उनका टेक राइडर जो समझता नहीं है, कुछ नहीं है, अरे लाखों का टेक राइडर, वो लोग बोलते हैं ये चाहिए वो चाहिए। अरे तू पहले गाना तो गा। मिक्सर इतना, ये मेरे साथ ये जाएगा कौन, लेकिन क्यों जाएगा? जो म्यूजिशियन बजा रहे वो है, तू है। और एक ये अगर आप शो कर रहे हो और पीछे आपकी टीम इतनी बड़ी कि ऑडियंस से बड़ी तो तुम्हारी टीम है, तो ऑर्गेनाइजर तो मर जाएगा। मेरा ऑर्गेनाइजर वही होता है कि मैं इतना, मेरे इससे ज़्यादा म्यूजिशियन जाएंगे तो मेरा शो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक वो है इंटरेक्शन म्यूजिक के साथ, कहाँ पे क्या हो रहा है वो होगा। मेरा जो साउंड रिकॉर्डिस्ट, जो मेरा साउंड इंजीनियर, उसको मालूम है क्या चाहिए। इतने में मैं रहूँगा तो आई एम हैप्पी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि यहाँ क्या हो रहा है, कि तो पब्लिक को क्या दिखा रहे हो। इतने सारे म्यूजिशियन जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, ये सेक्शन, किसको क्या है? तो तू गा, लोगों की तेरे गाना सुन के लोग खड़े हो जाके ताली बजा ले। ऐसा तुम शो कर रहे हो या कॉन्सर्ट कर रहे हो, दोनों में फर्क है। एक होता है शो, एक होता है कॉन्सर्ट। तुम क्या कर रहे हो पता नहीं। सो ये लोग
ऑर्गेनाइजर मरते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से तो आवाज़ दबता है। पहुंचती है ना जहाँ पे पहुंचनी चाहिए। सो बहुत गलत होता है। सर आई थिंक हमेशा की तरह आप एज यूजुअल ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपफ्रंट एंड विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, Brutally honest. ब्रूटली ऑनेस्ट आपने अपने पॉइंट्स हमेशा की तरह रखे एंड आई थिंक आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। एंड सर मेरे शो का एक फॉर्मेट रहता है कि मैं हमारे, कैन आई हैव द बैक प्लीज? मेरे शो में क्या होता है, मैं पहले आई मेक श्योर कि ऑर्गेनाइजर जी पैसे तो बनाएगा ही बनेगा, लेकिन अगर नहीं भी होता ना तो ही शुड नॉट लूज मनी। लूज मनी, हाँ तो प्रिंसिपल ही बहुत करेक्ट होता है तब बुक जाके। कर दिया 5,000 6,000 7,000 का ऑडिटोरियम बुक कर दिया। अबे तेरा वो देख कि तुम्हारा वो कॉस्ट कवर कहाँ से होगा, उतना ही वो रख। तू मेरे नाम से ये मत सोच के दादा आ रहा है, नहीं कर। इतने का एक ऑडिटोरियम ले, उसमें अगर 50% टिकट बिक गया तेरा कॉस्ट कवर हो जाएगा, वैसा कर। उसके बाद एक्सपैंड का सोचो। हाँ हाँ तो Limit तो मेरा कुछ मेरा फॉर्मूला है ऑर्गेनाइजर वही कर। मेरा फर्स्ट रो तो बेचना ही नहीं। फर्स्ट रो सबसे कॉस्टली बिकेगा। Last जो में। जिसको फर्स्ट रो चाहिए वो फर्स्ट रो में बैठ के 10 बार खड़ा होके लोगों को दिखाएगा ये मैं फर्स्ट रो में हूँ। क्या हाल है क्या हाल है, सब तो फर्स्ट रो वाला खड़ा होता है। यस यस। ये इसमें फ्लाइट पे भी होता है। हाँ एक फीमेल सिंगर है, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ वो कभी दिखती है और ज़्यादातर दिखती नहीं है। हाँ जब दिखती है ना तो बहुत दिखा देगा, आज मैं इधर हूँ आज मैं उधर हूँ। वो फीमेल सिंगर अपने असिस्टेंट को लेके जाती है, वो बिजनेस क्लास में बैठती है, बहुत नोन नहीं है, लेकिन शादी ब्याहों में काफ़ी होते हैं, कभी कभी रियलिटी शो में भी दिख जाती हैं। जी। वो बिजनेस क्लास में इसलिए बैठती है कि उनकी जो मैनेजर है ना वो इकोनॉमी में बैठती है, वो बार बार आके उससे बात करती है। हाँ और क्या, अबे जिंदगी में तेरी मैनेजर है वो तो बिजनेस क्लास से बार बार जाके उधर बात कर रहे हो, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये दिखा रही है कि मैं बिजनेस क्लास में बैठी हूँ मैं। तू बिजनेस क्लास से सीट छोड़ के तुम सारा टाइम इकोनॉमी में उसके वो ट्रॉली वाली बेचारी खड़ी है पीछे, मैडम प्लीज पीछे, फिर बिजनेस क्लास में आके बैठ जाती है, फिर वहीं से हाँ ये है। एग्री। तो फर्स्ट रो वाला खड़े होके दिखाएगा, हाँ जी क्या हाल है मैं आया हूँ। बट सर बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जैसे कि मैंने कहा कि हमारे शो का एक फॉर्मेट है कि हम एक गिफ्ट देते हैं, तो ये एम लिबास हमारे फैशन लेबल की तरफ से मैम के लिए एक गिफ्ट है। इस पे एक स्पेशल कुर्ती भी है। अच्छा। एक हमारा एक स्लोगन भी है, इफ यू डोंट माइंड, आप बोलोगे मेरे साथ? हाँ। हो कोई भी उम्र, हो कोई भी उम्र, हो कोई भी साइज, हो कोई भी साइज, एम लिबास में मिलेगी। नहीं रहने दो, अच्छा है, बहुत अच्छा बट थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम एंड आई थिंक वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। एंड आई थिंक ऑल आई कैन से इज दैट लेजेंड वर्ड भी जो है वो भी आपके लिए एक अंडरस्टेटमेंट है, बहुत कम है जेन्युइनली। दैट्स द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव, माय फैमिली हैज, माय फैमिली हैज, माय मदर हैज। इनफैक्ट बहुत साल पहले वो भी मुझे बता रही थी, कोलकाता में लेक क्लब में आपका एक फंक्शन था, वो देखने वहां पे शायद 2 बार हुआ, दो बार था, तो वो मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो माय मदर आल्सो, माय मदर I was 20 plus. हाँ yeah, so वही है। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ओवर हियर एंड आई थिंक इट्स अ प्लेजर। एंड आप ऐसे एंटरटेन करते रहो, आप ऐसे हेल्दी रहो, खुश रहो। एंड आपका बेटा भी अभी हर जगह छाया हुआ है, वो उसको आपसे 2 गुना ज्यादा तरक्की मिले। आई रियली होप एंड प्रे फॉर दैट। Wow. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।